थॉट्स इन एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2004 की फेमस रिवेंज क्राइम मूवी डेड मैन शूज। ये कहानी है एक रिटायर्ड सोल्जर की जो आर्मी की ड्यूटी खत्म करके अपने शहर वापस आता है और वहाँ के हर गैंगस्टर के ऊपर किसी पागल भूत की तरह टूट पड़ता है और एक टाइम पे तो सबको लगता है कि उसके अंदर कोई आत्मा घुस गई है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपनी आज के वीडियो की तरफ, और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें दो भाइयों की बचपन की वीडियोस दिखाई जाती हैं जो साउथ इंग्लैंड के एक छोटे से शहर में रहते हैं, और ये दोनों भाई हैं रिचर्ड और एंथनी। इनमें से छोटा भाई एंथनी दिमागी रूप से वीक है और अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद इसका बड़ा भाई रिचर्ड इंग्लिश आर्मी ज्वाइन कर लेता है और एंथनी उस शहर में अकेला रह जाता है। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जब रिचर्ड अपनी आर्मी में सर्विस खत्म करके अपने शहर वापस आता है और अपने खाली पड़े फार्म पे एंथनी से मिलता है। पर वो यहाँ आके खुश नहीं है क्योंकि उसे पता चला है कि उसकी एब्सेंस में शहर के कुछ गुंडों ने एंथनी को बुली किया था और वो एंथनी से कहता है कि अब वो लोग तुझे कभी तंग नहीं करेंगे। रिचर्ड एंथनी के साथ शहर के एक क्लब में जाता है जहाँ हर्बी नाम का एक ड्रग डीलर अपने ड्रग्स बेचने आता है। ये उन्हीं लड़कों में से एक है जिन्होंने एंथनी को टॉर्चर किया था और रिचर्ड उसे घूरने लगता है। हर्बी उसे नोटिस करता है और पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, जिस पे रिचर्ड उस पर चिल्लाता है और वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे जाता है जहां शहर के ड्रग माफिया का ऑफिस होता है और वहां वो अपने बॉस सॉनी को ड्रग्स से हुई आज की अर्निंग देता है और नया ड्रग्स का पैकेट लेके वहां से बाहर आ जाता है। पर तभी रिचर्ड फिर से उसके सामने आ जाता है और अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगता है। हर्बी उससे हाथ मिलाता है पर रिचर्ड का बिहेवियर फिर चेंज हो जाता है और वो अपना हाथ छुड़ा के वहां से भाग निकलता है। अपने अपार्टमेंट में आके हर्बी अपने साथियों से कहता है कि मुझे एंथनी का बड़ा भाई रिचर्ड आज मिला था जो काफी गुस्से में था, और एंथनी का नाम सुनते ही उसके साथी वो टाइम याद करने लगते हैं जब वो लोग उसे जबरदस्ती शराब और ड्रग्स कंज्यूम करवा के उसका मजाक बनाते थे और एंथनी को रुला के उन्हें मजा आता था। नेक्स्ट सीन में हम रिचर्ड को एंथनी के साथ अपने फार्म पे देखते हैं जो उससे कहता है कि मैं जरा शहर जाके हर्बी और उसके गैंग से मिलके आता हूँ, जो सुनते ही एंथनी डर जाता है और कहता है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, और रिचर्ड उसे फार्म पे ही छोड़ के अकेले शहर की तरफ निकल पड़ता है। कुछ देर के बाद रात को हर्बी अपने फ्रेंड्स के साथ नशे कर रहा होता है जब कोई उसके अपार्टमेंट की बिल्डिंग की बेल बजाता है। हर्बी मेन गेट के पास आके देखता है तो गैस मास्क पहने एक आदमी दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ा होता है जो उसे बुला रहा होता है, जिसे देख के वो डर जाता है और उसे लगता है कि ये रिचर्ड है जो उसे मारने आया है। इसीलिए वो फौरन अपने अपार्टमेंट में से अपने साथियों को बुलाता है, पर बिल्डिंग के बाहर आने पर उन्हें कोई नहीं मिलता। अपने अपार्टमेंट में वापस आने पर उन्हें दीवार पे लिखी चाइन स्टॉकिंग की वार्निंग मिलती है, जिसका मतलब होता है वो आखिरी सांसें जो इंसान मरने से पहले लेता है, और ये सभी समझ जाते हैं कि रिचर्ड जरूर इनके अपार्टमेंट में आया था, जिसकी वार्निंग से इनका सारा नशा उतर जाता है। और सुबह होते ही ये अपने बॉस सॉनी के घर जाते हैं और उसका डोर नॉक करते हैं। सॉनी गुस्से में बाहर आता है और सब देखते हैं कि उसके फेस पे किसी ने जोकर की तरह मेकअप कर दिया है, और ये भी रिचर्ड का ही काम होता है और उसने कल रात नशे में सो रहे सॉनी के मुंह पे ये सब किया था जिसका उसे पता भी नहीं चला। सॉनी फेस वॉश करता है और हर्बी उससे कहता है कि ये सब रिचर्ड ने किया है जो उस एंथनी का बड़ा भाई है, और एंथनी का नाम सुन के सॉनी भी एक मिनट के लिए चुप हो जाता है क्योंकि इन सभी की तरह उसने भी एंथनी को हर तरीके से बुली किया था और कई बार उस पर हाथ भी उठाया था। तभी इनके गैंग के पुराने मेंबर्स जिप्सी और बिग एल भी वहां आते हैं और इनकी हालत भी सेम होती है, जिन्हें रिचर्ड ने रंग बिरंगे यूनिकॉर्न की तरह बना दिया होता है, और हर्बी और उसके साथी उन पे हंसने लगते हैं, जिस वजह से सब आपस में लड़ने लगते हैं और सॉनी इन्हें रोकता है। प्रॉब्लम ये होती है कि ये गैंग इस शहर में सबको डरा के रखता है, पर अब कोई इन्हें डरा रहा होता है और सॉनी कहता है कि हमें इस रिचर्ड से मिलना होगा और पता करना होगा कि हम सबके घर का एड्रेस उसे कैसे मिला। तभी उन्हें याद आता है कि उन्हीं के बार की एक वेट्रेस एंथनी के बेहद क्लोज थी और शायद उसी ने रिचर्ड से उनकी मुखबरी करी है, और वो उस लड़की के घर जाके उसे धमकाते हैं, पर उस लड़की को कुछ नहीं पता होता। वहां से वापस आते हुए गैंग को रिचर्ड दिख जाता है, पर सॉनी के सिवा उससे बात करने के लिए कोई भी कार से बाहर नहीं आता। सॉनी रिचर्ड से बात करने उसके पास जाता है और पूछता है कि तेरी प्रॉब्लम क्या है। मेरे गैंग से उलझने से पहले एक बार ये तो सोच कि मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। रिचर्ड कहता है कि कल रात मैं तेरे घर के अंदर था और मैंने तुझे सिर्फ एक जोकर बना के छोड़ दिया, इसलिए तू सोच के देख कि कल रात अगर मैं चाहता तो तेरे साथ क्या कर सकता था।
वो सोनी से कहता है कि मैं अपने फार्म पे अकेले रहता हूँ और तेरा जब मन करे तब आके मुझसे मिल लियो, पर मेरा सजेशन यही होगा कि तू अपनी कार में बैठ और अपने पिल्लों के साथ यहाँ से भाग जा, वरना अगले 24 घंटे तुम सबका इस दुनिया में आखिरी टाइम होगा। रात को सोनी अपने गैंग के साथ अपने अड्डे पे जाता है और ड्रिंक करते हुए ये सब प्लान करते हैं कि ऐसे डरने से इनकी शहर में इंसल्ट होने लगेगी, इसीलिए ये रिचर्ड को मार देंगे। और जिप्सी उठ के वॉशरूम यूज करने जाता है। काफी देर तक जब वो वापस नहीं आता तो ये लोग वॉशरूम का दरवाजा खोलते हैं जहां वो मरा पड़ा होता है जिसे किसी ने एक कुल्हाड़ी से मारा होता है और उसी के खून से वॉल पे लिखा होता है 1 डाउन। जो मंजर देख के ये सभी डर जाते हैं और उस रात किसी को नींद नहीं आती, क्योंकि जिस रिचर्ड को मारने का ये सब प्लान कर रहे थे वो इन्हीं के एक आदमी की जान लेके यहाँ से जा चुका है। सुबह होते ही ये सभी कार में बैठ के रिचर्ड के फार्म पे जाने लगते हैं और उसे मारने के लिए ये अपने साथ एक हंटिंग राइफल भी ले लेते हैं। वहां पहुंच के सोनी बेगैल को रिचर्ड के फार्म की तरफ भेजता है ताकि वो रिचर्ड को बाहर बुला सके, और जैसे ही रिचर्ड बाहर आता है सोनी उस पर फायर करता है जो गोली बेगैल को सर में लगती है और वो वहीं मर जाता है। अब रिचर्ड एक कुल्हाड़ी उठा के उनकी तरफ आने लगता है, पर सोनी के स्टूपिड गैंग मेंबर्स उस राइफल के लिए सिर्फ एक बुलेट लाए होते हैं जो बेगैल पे लग के वेस्ट हो गई थी, और बिना किसी हथियार के किसी की भी रिचर्ड से लड़ने की हिम्मत नहीं होती, इसीलिए ये अपनी कार घुमा के वहां से भाग निकलते हैं। शहर वापस जाते हुए इनकी कार खराब हो जाती है और ये चारों एक पेट्रोल पंप पे रुक के आगे का प्लान सोचने लगते हैं, क्योंकि इन्हें नहीं पता होता कि रिचर्ड अब इन पे कब और कहां से अटैक करेगा। इनके गैंग का एक लड़का डर के मारे रोने लगता है और कहता है कि हमें ये शहर छोड़ देना चाहिए, पर कोई भी उसके साथ जाने के लिए नहीं मानता, क्योंकि इससे शहर के सभी लोग उन पे हंसेंगे, और वो अकेले ही वहां से चला जाता है। इन तीनों को पता चलता है कि इनकी कार में कुछ बड़ा फॉल्ट है जिसे रिपेयर होने में 1 दिन लगेगा, इसलिए वो अपनी कार को वहीं छोड़ के पैदल ही शहर की तरफ जाने लगते हैं और फैसला करते हैं कि ये सारा वक्त साथ रहेंगे, क्योंकि साथ रहने से शायद रिचर्ड के अगले अटैक से ये बच सकें। रात होने तक ये तीनों सोनी के घर पहुंचते हैं और हथियार उठा के ये रिचर्ड को ढूंढने के लिए सारा घर चेक करते हैं, पर रिचर्ड यहाँ पहले ही आ चुका होता है और वो घर की किचन में छिप के बैठा होता है जहाँ इनका ध्यान नहीं जाता। जब ये तीनों घर के फर्स्ट फ्लोर और एटिक में इसे ढूंढ रहे होते हैं तब रिचर्ड इन्हीं के ड्रग्स इनकी चाय बनाने वाली केटल में डाल देता है और कुछ देर के बाद ये तीनों उसी केटल में अपने लिए चाय बनाते हैं। वो चाय पीने के बाद ड्रग्स अपना असर दिखाने लगते हैं और ये म्यूजिक प्ले करके एक्सरसाइज करने लगते हैं, और थोड़ी देर बाद इनकी नशे से हालत खराब होने लगती है और ये तीनों हेलुसिनेट करने लगते हैं। जब रिचर्ड अपना मास्क उतार के बाहर आता है और इन्हें लगता है कि ये नशे में उसे इमेजिन कर रहे हैं। ड्रग्स की डोज काफी ज्यादा होती है और रिचर्ड इन्हें वही फील करवाता है जो इन्होंने एंथनी के साथ किया था, जिसके बाद रिचर्ड सोनी को खींच के एक दूसरे रूम में ले जाता है और उसके मुंह पे एक प्लास्टिक बांध के उसे शूट कर देता है। उसे मारने के बाद रिचर्ड एक और गैंग मेंबर के फेस पे पंच मार के उसकी नाक तोड़ देता है और वो स्टेयरकेस के नीचे से एक सूटकेस निकालता है और उसे लेके हर्बी के सामने आता है। वो हर्बी को मार के होश में लाता है और वो सूटकेस खोल के उसके अंदर पड़ी उसके फ्रेंड की लाश दिखाता है, जिसे तोड़ मोड़ के रिचर्ड ने सूटकेस में फिट किया होता है। ये वही गैंग मेंबर था जो रिचर्ड के घर से आते हुए इनसे पेट्रोल पंप पे अलग हो गया था, और रिचर्ड हार्बी से कहता है कि तू ऐसी मौत डिजर्व नहीं करता, इसलिए मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, बस तू मुझे मार्क का एड्रेस बता दे। मार्क वो आदमी होता है जिसने शहर में ड्रग माफिया को शुरू किया था, पर अब वो रिटायर हो चुका है और अपनी फैमिली के साथ शहर से बाहर कहीं रहता है। हार्बी उसे मार्क का एड्रेस दे देता है, जिसके लिए रिचर्ड उसे गले लगा के थैंक्स कहता है, पर उसका किसी को भी जिंदा छोड़ने का कोई प्लान नहीं होता, इसीलिए वो एक चाकू से स्टैब करके उसे भी मार डालता है। नेक्स्ट सीन में हम रिचर्ड को फिर से अपने भाई एंथनी के साथ देखते हैं जो एक बैग लेके मार्क के घर जा रहा है। मार्क के 2 बेटे होते हैं जो एक मास्क और चाकू के साथ घर में आते हैं, जो देख के वो और उसकी वाइफ शॉक होते हैं। वो कहते हैं कि ये मास्क और चाकू हमें शहर में एक सोल्जर ने दिए थे, जो सुन के मार्क डर जाता है और वो अपने बेटों को कार में बिठा के उस जगह लेके चलने को कहता है जहां उन्हें ये सोल्जर मिला था। पर ये सब रिचर्ड का ही प्लान होता है, और जैसे ही मार्क अपने बेटों के साथ अपने घर से जाता है वैसे ही रिचर्ड वॉक करते हुए उसके घर के बाहर आ जाता है और उसके घर का डोर नॉक करता है और मार्क की वाइफ घर का दरवाजा खोलती है। रिचर्ड मार्क के घर के अंदर नहीं जाता और ना ही उसकी वाइफ को कोई नुकसान पहुंचाता है, बल्कि वो उसकी वाइफ से सिर्फ इतना कहता है कि जब आपके हस्बैंड घर आए तो उनसे कहना कि एंथनी का भाई रिचर्ड उनसे मिलने आया था। मार्क के घर वापस आने पर उसकी वाइफ उससे कहती है कि किसी एंथनी का भाई तुझसे मिलने आया था, और
एंथनी का नाम सुनते ही मार्क सदमे में चला जाता है। मार्क की वाइफ समझ जाती है कि वो किसी प्रॉब्लम में है और वो उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। मार्क को भी सॉनी और उसके गैंग के मरने की न्यूज मिल चुकी होती है, इसीलिए उसे भी इस वक्त अपनी जान की टेंशन होती है और वो अपनी वाइफ के सामने सारी सच्चाई उगल देता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि एंथनी रिचर्ड का छोटा भाई था जो गैंग के लिए फूड डिलीवरी और हाउसकीपिंग का काम करता था। एंथनी मेंटली वीक था, इसीलिए सॉनी और गैंग के सभी लोग उससे तंग करते थे और सभी मिलके उसे जबरदस्ती नशे करवाते थे और उसके साथ घटिया प्रैंक्स भी करते थे, पर मैच्योरिटी ना होने की वजह से वो बेचारा खुद को डिफेंड नहीं कर पाता था। मार्क अपने बच्चों की कसम खाता है और कहता है कि मैंने पर्सनली कभी एंथनी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, पर मुझे गिल्टी फील होता है कि मैंने कभी उन सबको ऐसा करने के लिए रोका भी नहीं। वो कहता है कि एंथनी को रोज तंग करना अब सबका एंटरटेनमेंट बन चुका था और एक दिन सबने नशे और हवस में आके सारी लाइंस क्रॉस कर दी। मार्क वो दिन याद करता है जब उसने एंथनी को आखिरी बार देखा था और सॉनी समेत सभी गैंग मेंबर्स उसे एक बस में बिठा के एक खाली पड़े चर्च में ले जाते हैं। वो एंथनी को ड्रग्स की पिल्स खिलाते हैं और बस से उतार के उसे किसी जानवर की तरह रस्सियों से बांध के उस चर्च में ले जाते हैं जहां सभी उसे टॉर्चर करते हैं। जब एंथनी रोने लगता है तब वो कहते हैं कि अगर वो रोया तो रिचर्ड की आर्मी में डेथ हो जाएगी और इसके बाद वो बारी बारी से अपनी हवस मिटाते हैं और एंथनी को वहीं छोड़ के भाग जाते हैं। इन दी एंड एंथनी ने कुछ घंटे बाद उसी रस्सी से अपनी जान दे दी और तभी ये ट्विस्ट सामने आता है कि एंथनी सालों पहले मर चुका है और रिचर्ड अब तक जिस एंथनी के साथ घूम रहा था वो बस उसकी इमेजिनेशन है। मार्क कहता है कि हम सब ने एंथनी की फ्यूनरल पे रिचर्ड को यूनिफॉर्म में देखा था, पर हम सबको लगा कि शायद उसे एंथनी के बारे में कभी पता नहीं चलेगा, पर आर्मी से वापस शहर आके उसे सब पता चल गया जो अब बदला चाहता है। एंथनी की कहानी सुन के मार्क की वाइफ भी रोने लगती है और उससे बात करना बंद कर देती है, क्योंकि सबसे सीनियर गैंग मेंबर होने के नाते मार्क उसे बचा सकता था। देर रात को रिचर्ड मार्क के घर में घुस जाता है जो अपनी वाइफ से अलग सोफे पे सो रहा होता है और वो उसके गले पे अपना चाकू रख के उसे अपने साथ कहीं चलने को कहता है। मार्क को भी पता होता है कि रिचर्ड सच में उसका गला काट सकता है, इसीलिए वो उसकी हर बात मानता है और उसके साथ कार में बैठ के उसी खाली पड़े चर्च एरिया में जाने लगता है जहाँ एंथनी मरा था। सुबह होने तक ये दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं और रिचर्ड मार्क को उसी कमरे में लेके जाता है जहां पुलिस को एंथनी की लटकी हुई बॉडी मिली थी। मार्क उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने कभी तेरे भाई को टच नहीं किया, पर मैं मानता हूं कि मुझे टाइम पे उन्हें रोकना चाहिए था। रिचर्ड उससे कहता है कि मैंने सबसे बदला ले लिया, पर एंथनी के मरने में मेरा भी हाथ था क्योंकि मैं उसे यहाँ अकेला छोड़ गया था। वो कन्फेस करता है कि मैं एंथनी को पसंद नहीं करता था क्योंकि अपनी मेंटल कंडीशन की वजह से वो मेरे लिए बोझ था, इसीलिए मैंने आर्मी ज्वाइन करी ताकि मैं इस शहर और उससे दूर जा सकूं। इसीलिए मैं भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल हूं जितना कि वो सभी जिनका मैंने मर्डर किया है। वो अपना चाकू मार्क को दे देता है और कहता है कि एंथनी का गिल्ट और इतने सारे लोगों का खून करने के बाद मैं जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए तू मुझे मार दे। मार्क इस काम के लिए मना करता है, पर रिचर्ड कहता है कि मैं खुद अपनी जान नहीं ले सकता, इसीलिए मुझे तेरी हेल्प चाहिए, और उसे रोता हुआ देख के मार्क उस चाकू से रिचर्ड को डीपली स्टैब करता है और रिचर्ड नीचे गिर के अपना दम तोड़ देता है। मार्क की जान इसलिए बची क्योंकि उसने एंथनी के साथ कुछ बुरा नहीं किया और उसके हाथ रिचर्ड के खून से भीग जाते हैं और वो रोते हुए अपने घर की तरफ वापस जाने लगता है, जिसके साथ ये स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। एक और ऐसी ही मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।